यूपीएससी सारांश 100 डेज स्टडी प्लान 2024। सो जैसा कि हम अपने प्लान में डेली ब्लॉगिंग कर रहे हैं, 100 डेज में हम किस तरीके से सारा सिलेबस लगभग 2 बार रिवाइज करेंगे। सो हमारे डे 1 के टारगेट थे जियोमॉर्फोलॉजी, ज्योग्राफी का जो सबसे बेसिक फंडामेंटल है, इसको कवर करना है। सो जहाँ तक मेरी प्रिपरेशन पहुँची है, लगभग आई डन विद द सोलर सिस्टम। यूनिवर्स के मोटे मोटे पार्ट्स लाइक जो बेसिक थ्योरीज हैं और कंस्टलेशंस, बेसिक थ्योरीज, इसके जो करंट अफेयर्स अभी न्यूज़ में चल रहे हैं। उसके बाद इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक्स, टेक्टोनिक थ्योरी, ड्रिफ्ट थ्योरी और काफ़ी हद तक जो रिसोर्स लोकेशन है वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ से रिलेटेड है। अर्थक्वेक भी इंटीरियर ऑफ द अर्थ से ही रिलेट होता है, क्योंकि अर्थक्वेक एक तरीके का एनर्जी रिलीजिंग मैकेनिज्म है, वॉल्केनो भी एक एनर्जी रिलीजिंग मैकेनिज्म है। और अर्थक्वेक कहीं ना कहीं टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में जो शेकिंग की वजह से फिनोमेना होता है, वो भी एज अ अर्थक्वेक हमें देखने को मिलता है। सो मोस्टली डन विद द पार्ट 1 ऑफ गोल 1। सेकेंड में टिल द टाइम आई शूटिंग वीडियो मेरा फैक्चुअल डाटा काफ़ी हद तक हो गया, बट कीवर्ड्स अभी भी रह गए। सो I'm also planning to discuss some keywords like climate justice, climate refugees, carbon sinks और carbon taxing। इस सब के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं। After that, current affairs only related to the geography, especially geography से related current affairs. So most important part is solar system. सोलर सिस्टम में मैंने जो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बनाया है, ये काफ़ी सिली फॉर्मूलाज हैं, बट एग्ज़ाम टाइम में आंसर्स निकालने में बहुत हद तक हेल्पफुल होते हैं। सो एज वी नो, जो ये इनर प्लैनेट्स होते हैं और ये होते हैं हमारे आउटर प्लैनेट्स। और ये जो बेल्ट होती है, इस बेल्ट को हम कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। इसके आगे जो बेल्ट होती है, नेपच्यून के आगे जो बेल्ट होती है, इसको हम कहते हैं केपलर बेल्ट। और यहीं पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है जिसको मोटा मोटी बोला जाता है ऊट क्लाउड। ऊट क्लाउड इज अ न्यूज़। ऊट क्लाउड वो एक तरीके की इमेजिनरी बाउंड्री है जहाँ तक सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो वर्क करता है। ऐसा इमेजिन किया जाता है कि यहाँ तक इसका ग्रेविटेशनल पुल काफ़ी ज़्यादा होता है। ऊट क्लाउड के बाद जो ग्रेविटेशनल पुल है सन का, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो जैसे मैंने कहा, एक बहुत ही सिली सा फॉर्मूला है बट बहुत हेल्पफुल है, MVE। और आप इसको MJ सन से याद कर सकते हैं, बहुत इजी है। ये एक सीक्वेंस है प्लैनेट का, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और हमें पता है कि यहाँ पर हमारा एस्टेरॉइड बेल्ट है और ये हमारी केपलर बेल्ट है। मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड्स फाउंड ऑन दिस बेल्ट। इस बेल्ट पर सबसे ज़्यादा एस्टेरॉइड्स फाउंड किए जाते हैं और इसी बेल्ट से वो आगे आकर और प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। ये सारे प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं, और ये सारे प्लैनेट्स को आउटर प्लैनेट्स और गैसियस प्लैनेट्स भी कहते हैं। एज वी ऑल नो, मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सन की। सन का भी ब्रॉडली स्ट्रक्चर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सन का भी एक कोर होता है, जैसे अर्थ का एक कोर होता है, सन का भी एक कोर होता है। और जो सबसे ऊपर पार्ट होता है सन का, उसको कहते हैं कोरोना। और यहाँ से ही होता है कोरोनल मास इजेक्शन। एक फिनोमेना होता है कोरोनल मास इजेक्शन का, जो इसी पार्ट से होता है। आपने एक चीज़ और सुनी होगी, दैट थिंग इज नोन एज, यहाँ पर स्टॉर्म्स आते रहते हैं जिसको सन स्टॉर्म कहते हैं। सन स्टॉर्म, सन स्टॉर्म्स आर द वाइल्ड स्टॉर्म्स ऑन द सन which can cause the disturbance in the radio wave transmission on the earth as well. So सन के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके स्ट्रक्चर को बहुत ब्रॉडली हमें नहीं पढ़ना, एक टॉपिक हम और ऐड करके पढ़ सकते हैं, और वो टॉपिक है
कि जो आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 पर इंडिया ने लॉन्च किया है, वो इसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को रीड करने के लिए वहाँ पर गए, उसको आदित्य L1 से हम थोड़ा सा इंटरलिंक कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं एस्टेरॉइड्स, कॉमेट, मीटेरॉइड्स, मीटर और मीटेरॉइड्स के ऊपर। सो एज वी ऑल नो, यहाँ पर भी एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना है, लाइक दिस इज सन, दिस इज terrestrial planets and these are the gaseous planets. So as we all know, these are the asteroid belt and this is the Kepler belt. तो एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? जो भी मासेस होता है, जो भी छोटे छोटे मासेस इकट्ठा हो जाते हैं, वो होते हैं एस्टेरॉइड्स। कॉमेट्स आर द फ्रोजन रॉकी और आइस गैस फिल्ड ऑब्जेक्ट। कॉमेट्स के अंदर डस्ट होता है और आइसी गैसेस होती हैं, जो काफ़ी ठंडी गैसेस होती हैं। एस्टेरॉइड्स गैसियस मास नहीं होता, लेकिन कॉमेट गैसियस मासेस होते हैं। एस्टेरॉइड्स ही मीटेरॉइड बनते हैं, मीटेरॉइड मीटर बनते हैं, मीटेरॉइड्स बनते हैं। जब वो ओपन स्पेस में होता है तब वो मीटेरॉइड्स होते हैं। जब वो ग्रेविटेशनल पुल में आता है अर्थ की, तो वो मीटियोर होता है। और जब वो अर्थ सरफेस को हिट करता है, उस टाइम वो मीटेरॉइड होता है। तो दिस इज ऑल 4 कैटेगरीज कि कैसे एस्टेरॉइड से मीटेरॉइड्स, मीटेरॉइड से मीटर और मीटर से मीटेरॉइड्स बनते हैं। कॉमेट्स आर द अदर थिंग्स। कॉमेट्स आर द फ्रोजन रॉकी आइस गैस फिल्ड ऑब्जेक्ट्स। जब ये सन के ग्रेविटेशनल पुल में आते हैं, सो इनिशियली इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, फिर एक ग्रेविटेशनल पुल की वजह से दिस बिकेम इलोंगेटेड फ्रॉम देयर और एक इनकी टेल फॉर्मेशन होती है। सो उसके बाद जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें एक हेड होता है और एक टेल फॉर्मेशन हो जाती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉमेट व्हेन इट केम इनटू कांटेक्ट विद द सन्स ग्रेविटेशनल पुल। जब वो सन के ग्रेविटेशनल पुल में आता है, तो एक कॉमेट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है। और कॉमेट्स काफ़ी कलर रेडिएट करते हैं। तो ग्रीन कॉमेट अभी काफ़ी न्यूज़ में था। सो जो ग्रीन कलर होता है कॉमेट का, वो होता है डायटोमिक कार्बन की वजह से। सो जब भी क्वेश्चन अगर आता है कि ग्रीन कलर कॉमेट का किस वजह से होता है, तो डायटोमिक कार्बन की वजह से होता है। और भी बहुत सारे कलर्स होते हैं कॉमेट्स के, वो अलग अलग कलर होते हैं। इनके अंदर कौन सी गैसेस प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। सो इनिशियली द कॉमेट वाज लाइक समथिंग दिस। व्हेन इट केम इनटू द कांटेक्ट ऑफ द सन्स ग्रेविटेशनल पुल, उसका कुछ शेप ऐसा हो जाता है, एक हेड और एक टेल फॉर्मेशन होती है, और एक कलर रिजेक्शन भी होता है उसमें से, कि वो किसी एक कलर का अपीयरेंस दिखाता है। जो कलर डिपेंड करता है उसके अंदर कौन सी गैस बहुत ज़्यादा डोमिनेंस में प्रेजेंट है। सो दैट्स ऑल अबाउट कॉमेट्स। इसके बाद थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है। बहुत डिटेल में थ्योरीज में नहीं जाएंगे। एक गैसेस मासेस की थ्योरी है जो इमैनुअल कांट ने दी थी, नेबुलर हाइपोथेसिस पायरिस एमन, टाइडल हाइपोथेसिस जीन्स एंड जेफरी, और इंटरस्टेलर डस्ट मासेस ओटोस कैम्ब्रिज ने ये 4 थ्योरीज दी हैं। कभी कभी प्रॉब्लम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि थ्योरी को उनके प्रोपाउंडर के साथ मैच करना होता है, तो उस केस में ये काफ़ी रिलेवेंट है। बहुत ज़्यादा डेप्थ से अगर क्वेश्चन आया तो मॉडर्न हाइपोथेसिस के ऊपर आएगा, जिसमें बिग बैंग थ्योरी जो कि एडमंड हवल ने दी थी, और स्टडी स्टेट थ्योरी जो सर फ्रेड हॉयल ने दी थी। स्टडी स्टेट थ्योरी सेपरेट थ्योरी नहीं है, ये इसी का एडवांस वर्जन है कि इसी को कैसे फर्दर एक्सप्लेन किया जा सकता है, ये स्टडी स्टेट थ्योरी ने बताया। सो बेसिकली इन अ लेमन्स लैंग्वेज, अगर हम बिग बैंग थ्योरी को समझने की कोशिश करें, सो बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि बहुत मिलियन ईयर्स एगो पहले एक सिंगुलर एटम, एक टाइनी बॉल की तरह पूरा यूनिवर्स हुआ करता था। आफ्टर दैट विच कैरी इनफाइनाइट टेम्परेचर डेंसिटी, उसके बाद उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ। उस एक्सप्लोजन के इनिशियल 3 मिनट्स में ही फॉर्मेशन हुआ, एक्सप्लोडेड वायलेंटली, और उस एक्सपेंशन की वजह से यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है। स्टडी स्टेट थ्योरी यही कहती है, और उसके एविडेंसेस में भी यही कहते हैं कि जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके डिस्टेंस के। सो दिस इज वन ऑफ द एविडेंस ऑफ द बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी के लगभग 7 एविडेंसेस हैं, 7 और 4 एविडेंसेस हैं, जिसके अंदर स्टडी स्टेट थ्योरी भी एक एविडेंस है। ये थ्योरी यही कहती है कि जो डिस्टेंस है उनके बीच में
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है. Matter continuously created at a rate that keeps average density of the universe same as it expands. ये जो एवरेज डेंसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है. तो हम इसको याद कर सकते हैं कि एवरेज डेंसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट. सो हमारी स्टेडी स्टेट थ्योरी यही कहती है, और ये बिग बैंग थ्योरी का ही एक एडवांस वर्जन है. उसी के साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है नॉर्दर्न लाइट्स का, नॉर्दर्न और साउदर्न लाइट्स का. सो एज वी ऑल नो दैट आवर अर्थ इज टिल्टेड, और ये टिल्टेशन जो है 22.1/2 डिग्री का टिल्टेशन है. दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर. सो बोरियालिस ये आपको देखने को मिलती है नॉर्वे में, जिसको नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिस ये हमें देखने को मिलती है साउदर्न हेमिस्फीयर में. सो बहुत सेम कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहाँ पर एब्सेंस ऑफ हीट का बहुत ज़्यादा एब्सेंस है, क्योंकि पोलर रीजन है. तो वहाँ पर जो लाइट ट्रैप होती है वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ती है लाइट्स की फॉर्म में. और ये नॉर्दर्न लाइट्स टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है. वहाँ पर बहुत सारे लोग ऑल अराउंड द वर्ल्ड नॉर्वे पे जाते हैं. एज वी ऑल नो साउदर्न हेमिस्फीयर में उतना लैंड मास प्रेजेंट तो है, लेकिन वहाँ पर उतना लोग नहीं प्रेजेंट है. लैंड है बट ह्यूमन लेस लैंड है. इसी बात हम आते हैं सबसे मेन टॉपिक पर, जो है अर्थ इंटीरियर. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो एज वी ऑल नो अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है जिसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं. सो अर्थ को अगर हम कट करके देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर का अगर हम एक पीस निकालते हैं तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा. सो देयर इज वन कोर प्रेजेंट. कोर की जो डेंसिटी है वो बहुत हाई है, और इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है. इसका जो कंपोजिशन है उसको आप नाइफ की फॉर्म में याद कर सकते हैं, निकल और फेराइट. इसके बाद ये आउटर कोर है. जैसे जैसे हम यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे इम्प्योरिटीज का लेवल बढ़ता जाएगा. सो जो कोर है वो तो प्योरेस्ट, कोर का जो कंपोजिशन है वो प्योरेस्ट है. जैसे जैसे हम आउटर स्फीयर में जाएंगे, दिस इज आउटर स्फीयर. इसके बाद ये हो जाता है लोअर मेंटल, ये हमारा है अपर मेंटल, ये एस्थेनोस्फीयर, और इसके बाद ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये है ओशियानिक क्रस्ट. तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का फॉर्मूला हमें पता है Cr. इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सिलिकॉन प्लस, और यहाँ पर आ जाता है सीमा. ओशियनिक प्लेट जो होती है वो ज़्यादा डेंसर होती है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट के. सो दिस टू बी रिमेंबर वेरी एक्यूरेटली. कोर जो है वो नाइफ है, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है सियाल, और जो ओशियनिक प्लेट है सीमा. इसको बहुत आसानी से इस तरीके से याद रख सकते हैं. इसके बाद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था इसमें डिसकॉन्टिन्यूटीज के ऊपर. सो इनर कोर और आउटर कोर के बीच में एक डिसकॉन्टिन्यूटी होती है जिसको कहते हैं लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी. दिस लेहमैन कॉर्ड डिसकॉन्टिन्यूटी. लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में एक डिसकॉन्टिन्यूटी होती है जिसको कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी. अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में भी एक डिसकॉन्टिन्यूटी होती है जिसको कहते हैं रैपिडली डिसकॉन्टिन्यूटी. और इसके बाद क्रस्ट के बीच में एक होती है जिसको कहते हैं मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी. सो लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन है तो इसे याद तो रख ही सकते. इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कन्वेंशनल करंट का. एज वी ऑल नो कि ये हमारा कोर है. कोर बहुत ही हॉट है. सारे लेयर्स में द हॉटेस्ट लेयर इज द कोर, द इनर कोर. आउटर कोर का टेम्परेचर उससे कम है, लोअर मेंटल का उससे कम, अपर मेंटल का उससे कम, एस्थेनोस्फीयर का उससे कम, और उसके ऊपर जो सरफेस लेवल है उसका टेम्परेचर उससे भी कम है. सो द हॉटेस्ट मटेरियल इज दिस, द इनर कोर. यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है मेंटल सेल कन्वेक्शनल और कन्वेक्शनल करेंट्स का. जब भी टेम्परेचर डिफरेंसेस होता है वहाँ पर हमेशा एक मूवमेंट देखने को मिलती है.
उस मूवमेंट से क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके का एक मूवमेंट बनता है, करंट मूवमेंट बनता है, और इसी मूवमेंट को हम कहते हैं कन्वेक्शनल सेल मूवमेंट। इसको हम टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी से भी रिलेट करके देखेंगे कि जहाँ पर इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, वहाँ पर हमारी कन्वर्जेंस बाउंड्रीज बनती हैं, और जहाँ पर इस तरीके का हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर हमारी डाइवर्जेंस बाउंड्री बनती है। ये हम देखेंगे नेक्स्ट कमिंग 2-3 डेज में हम देखेंगे, जो हम इस टॉपिक पर काम करेंगे। इसके बाद अर्थक्वेक का एक टॉपिक आता है। टेक्टोनिक प्लेट से तो रिलेटेड है ही अर्थक्वेक का टॉपिक, बट बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझें तो शेकिंग ऑफ अर्थ बाय इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी कॉज सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स क्या होता है, वही करेंट्स की वजह से जो शेकिंग होती है अर्थ में, उसको हम बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। उसके थ्रू जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो सिस्मिक वेव्स होती हैं। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स में बहुत सारे अर्थक्वेक्स होते हैं। इसमें कुछ रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स होते हैं, लाइक बहुत रिजर्वायर कोई बना है, बहुत ज़्यादा डीप है, तो उसकी वजह से भी प्लेट्स के अंदर घर्षण होता है और उससे अर्थक्वेक्स आते हैं। इसके अलावा वॉल्केनिक एक्टिविटी कहीं पर होती है, तो वो वॉल्केनिक एक्टिविटी भी अर्थक्वेक को इंड्यूस करती है। कहीं सुनामी आती है, उससे भी अर्थक्वेक, मतलब कोई भी सरफेस मूवमेंट, कोई भी सरफेस प्लेट्स की मूवमेंट होगी तो वो वहाँ पर अर्थक्वेक जनरेट करेगी। दैट्स वेरी सिंपल पॉइंट। इसमें वेव्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 4 वेव्स होती हैं, एस वेव, पी वेव, एस वेव। इसके बाद हमारे पास होती हैं लव वेव्स और एक होती हैं रिले वेव्स। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ वेव्स। विदाउट गोइंग इनटू टू डीप, हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि लव वेव्स जो होती हैं वो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स जो होती हैं वो लव वेव्स होती हैं। प्राइमरी वेव्स का जो डायरेक्शन होता है वो सरफेस की तरफ होता है, फोकस से सरफेस के थ्रू। सरफेस वेव्स का जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। लव वेव्स का जो डायरेक्शन होता है, सपोज दिस इज अ सरफेस, तो प्राइमरी वेव्स विल मूव लाइक दिस, सरफेस में वेव्स विल मूव लाइक दिस, और जो लव वेव्स हैं दे विल मूव लाइक दिस। और इसमें भी जो एक प्लेट का मूवमेंट इधर ऐसे, सो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं। सो यू कैन सी ये एक ब्लॉक को इधर, एक ब्लॉक को इधर, एक ब्लॉक को इधर, सो आप देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन होगा वो कितने बड़े पैमाने पर। और रिले वेव्स की जो होती है, दीज वेव्स आर ऑल्सो जनरेटेड लाइक दिस, बट इनका जो मूवमेंट होता है ना, अगर उसको हम 3 डायमेंशन में देखें तो वो एक रोटेशनल मूवमेंट होता है। दिस इज अ रोटेशनल मूवमेंट, बट स्टिल जो लव वेव्स होती हैं, दीज आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स। सो ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। सो लेट अस मीट टुमारो, और हम कल देखते हैं कि डे 2 में कितने गोल्स अचीव होते हैं। हमारे कल का टारगेट है प्लेट टेक्टोनिक्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और रॉक्स। सो थैंक यू गाइज एंड स्टे ट्यून्ड। These vlogs are not like typical vlogs के दिन में क्या किया। दिस इज ओनली रिलेटेड टू द स्टडी कि आज टारगेट्स अचीव किए तो कैसे किए और कल कैसे करना है, और जहाँ पे लैगिंग आ रही है हाउ टू इम्प्रूव दैट। सो कमिंग डेज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इससे। थैंक यू।